भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी। आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री और उसके अंदर 10 लाख रुपए छिपाए गए थे। पहले शराब और अब पैसा। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली चुनाव निकल रहा है, तो इसलिए अब शराब और पैसे पर जोर है। शराब के कारोबारी वह पहले से ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए दिल्ली चुनाव किस तरफ जा रहा है। हमने आज अपील की है कि पंजाब और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाए और तलाशी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकारी गाड़ियों में शराब और पैसे की तस्करी कर रही है। सर, पंजाब सरकार की गाड़ी से आम आदमी पार्टी के नाम के स्कार्फ और पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी और पंजाब भवन के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार सामग्री और उसके अंदर छुपे हुए थे 10 लाख रुपए। जो डीएम और फ्लाइंग जो स्क्वाड होती है उसने पकड़ा है। पहले शराब और अब पैसा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, तो अब शराब और पैसे पे जोर है। शराब के तो व्यापारी पहले ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है कि खुद पूरा का पूरा सरकारी अमला पंजाब सरकार का पैसों के ट्रांसफर में लगा हुआ है। तो हमने तो आज दिन में भी अपील की है कि जितने पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर हैं इनको सख्ती से चेक किया जाए, सख्ती से तलाशी ली जाए, क्योंकि पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकारी गाड़ियों में तस्करी कर रही है शराब। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आज जिस तरह से पंजाब सरकार की गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसमें से नकदी और शराब बड़ी मात्रा में बरामद हुई, उससे आपका घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। ये वही लोग हैं जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे और आम आदमी कहकर इन लोगों ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। दिल्ली की जनता को अब ये समझ आ गया है कि भ्रष्टाचार, घोटाले और झूठ की बुनियाद पर दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार चली है और अब दिल्ली की जनता इसे और बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज जिस तरह से पंजाब सरकार की गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसमें से नकदी और शराब जिस बड़ी मात्रा में बरामद हुई है, उससे आम आदमी पार्टी का घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरीके से उजागर हो गया है। ये वही लोग हैं जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे और आम आदमी कहकर के दिल्ली को 10 साल इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। क्या आम आदमी वो है जिसकी सरकार की गाड़ी में इतनी बड़ी मात्रा में नगद पकड़ा जाए? अरविंद केजरीवाल 10 साल से दिल्ली की जनता में जिस भ्रम को फैला रहे थे, आज पूरी तरीके से उनके मुंह से नकाब उतर गया है और दिल्ली की जनता को अब ये समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार, घोटाले, झूठ की बुनियाद पर 10 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चली है और अब दिल्ली की जनता इसको और अधिक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बदलाव आएगा, भाजपा की सरकार बनेगी। महाकुंभ भगदड़ घटना पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, बहुत ही दर्दनाक खबर है और महाकुंभ इस देश का सबसे बड़ा उत्सव होता है। करोड़ों लोग इसमें जाते हैं और ये घटना किन कारणों से घटी, इस पर जांच होनी चाहिए। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करूंगा और इसमें जो घायल हुए हैं उसकी सरकार मदद करे और वह सुरक्षित अपने घर पहुंचे। सर, महाकुंभ में जो पेड़ हुआ, आंकड़ा सामने आया है कि 30 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, 90 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, करीबन 30-35 लोगों का इलाज और चल रहा है। हालांकि सरकार ने इसमें जांच कमेटी बिठा दी है 3 सदस्य और 25 लाख रुपए का मुआवजा। देखिए, बहुत ही दर्दनाक खबर है और महाकुंभ इस देश का सबसे बड़ा उत्सव होता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसमें जाते हैं और इस बार तो खासकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बहुत उत्कृष्ट उन्होंने यहाँ इंतजाम किए। उसमें ये सब क्यों हो जाए, ये अपने में एक इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। मैं पहले तो संवेदना व्यक्त करूंगा उन पूरे परिवारों की और आशा करूंगा कि जो जो इसमें इंजर हुए हैं, जिनको चोट लगी है, उनको सरकार तुरंत जो है मदद करे और वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे।
उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 पर बालासोर अलॉयज लिमिटेड के कारपोरेट मामलों और परियोजनाओं के अध्यक्ष वैभव जयंत ने कहा, यह एक बहुत अच्छा सम्मेलन है जिसने उद्योग और पंख देने का काम किया है। यह निवेश करने का सही समय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी कंपनी के साथ बहुत सहयोगी रही है। हम हमेशा पीएम मोदी के समक्ष नेतृत्व में विश्वास करते हैं। This is a very good conclave which has given the industry the wings to fly as such. To begin with, Modi ji has said, "Abhi nahi to kabhi nahi." This is a right time for investments, which our company is also going forward. Everyone in the state, the central government has been very cooperative to us, to our company, that is Balasore Alloys, including the state under the able leadership of Mr. Maji, the Industries Minister Mr. Sampath Swain ji, the Additional Chief Secretary Mr. Hemant Sharma ji. These are all the industry captains who have been very cooperative and taking Odisha to the new heights. If Odisha is growing, we are growing. The state grows, the nation grows. So we always believe in the able leadership of Mr. Modi ji. We thank you for him. It was very encouraging for 2 days. We have been over here. There were secretarial summits also over here. We have signed the MOUs also for 17,000 crore rupees for our ultra mega copper project, which will be coming up shortly within some time as we speak, in Balasore district. So we are very thankful for the central government, the state government under the leadership of Mr. Maji ji, Mr. Sampath Swain ji, and the industry's chief secretary, additional chief secretary, Mr. Hemant Sharma ji. So लोगों में उत्साह था जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए थे, जितने को बुलाया गया था उससे कहीं ज़्यादा आ गए थे। Absolutely. You can see people across various industries were there, be it be against all sectors over there, be it be mining and steel and industry or any projects over there. So Odisha government is like one of the biggest investors potentials what we are seeing in India currently, and sky is the limit for Odisha as well as for our organization as well, because without the active support of the central and the state government, this could have not been possible at all. जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया और ज़्यादा इंडस्ट्री इस बार आए। Sure, yes, he is right. I have seen the newspaper, and as we speak, the volumes of MOs are also growing over there. In the print and media also, we have seen over there that we have gone much more than what was expectation was there. So we have met the industries department has met the targets. The industry department has put in a lot of hard work over there, supported by the central and the state government, and kudos to them. Without their active support, this is not possible at all. Coming back to your question, I think whatever the targets were there, they have achieved 5 times to them. Absolutely. Thank you for your support. Thank you. कुंभ 2025 प्रयागराज में हुई घटना अत्यंत दुखद है, मर्माहत करने वाली है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि व मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने
और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे।
रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह जोशी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है, और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहां की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहां पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी समन्वय बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है, और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है।
मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें, यद्यपि आज प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर वहां लगाया गया था और वे सभी पूरी तत्परता के साथ, प्रमुख सचिव नगर विकास वहीं थे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव भी वहीं पे थे, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन भी वहीं पे मौजूद थे, जिन एक एक मुद्दों पर वहां पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मंत्री नितिन गडकरी ने कल दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव अभियान को संबोधित किया। युवाओं के बारे में मैंने बताया कि 10,000 करोड़ का रोड है, 76 किलोमीटर। ये भी 3-4 महीने में कुछ नाले के ऊपर हमको एक रोड ब्रिज बनाना था, उसमें दिल्ली सरकार की अनुमति चाहिए थी, उसमें कुछ दिक्कतें आई तो वो दूर हुई है। और ये भी युवा टू 10,000 करोड़ का 76 किलोमीटर रोड है। साउथ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी इससे अच्छी होगी और मुकरमा चौक से सिंधु बॉर्डर होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो सफर है वो मैंने 30 मिनट बोला है और मेरे कागज में लिखा है वो 25 मिनट में बोला है। बसोली, कराला, कंजवाला, नागरिक के स्थानिक नागरिक एवं बवाना औद्योगिक क्षेत्र और हरवेली के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। फिर गाजीपुर लैंडफिल जो है, दिल्ली में 4 माउंटेन इकट्ठे हुए। हमने पहली बार यह तय किया था कि दिल्ली को कचरे से मुक्त करेंगे और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो अपने अक्षरधाम मंदिर के पास से तो 16 लेन का रोड बनाया और उस समय मैंने बहुत कोशिश की कि ये कचरा जो इसको सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, रबर, ग्लास, मेटल अलग करके उस कचरे को हम रोड में डाल देंगे। और उस समय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीडी करते करते मुझे सफलता नहीं मिली। और अब हमने इस समय युवा टू आपका बना है, इसमें गाजीपुर की टिकरी की हाइट 7 मीटर कम की है और 20 लाख टन कचरा वो हमने वहां से निकालकर इस रोड में डाला। और ये युवा टू से उधर आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना, वो भी एक 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे और इसी साल ये जो दिल्ली देहरादून रोड बन जाएगा, दिसंबर के पहले ही शुरू हो जाएगा। ये केवल आप 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार। ऐसे अच्छा 36 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ऊपर से ऊपर बनाया, नीचे का भी रोड चल रहा है। तो ये भी करीब 26,000 करोड़ का है और ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड का भी बाईपास इससे बनेगा। हरियाणा, राजस्थान और देहरादून से जिन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है वो डायरेक्ट वहां से देहरादून से इस कनेक्टिविटी से युवा में आएंगे और 25 मिनट में एयरपोर्ट चले जाएंगे और देहरादून आने वाले लोगों को इधर से आने की जरूरत नहीं, उनकी भी सुविधा हो जाएगी कि देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर 2.25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं अगली 26 जनवरी होने के पहले दिल्ली से देहरादून जाने वाले सब विमान मार्ग बंद हो गए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल पहाड़गंज में भाजपा मराठी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। खरं म्हणजे दिल्लीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपण सगळे लोक एकत्रित आलो आहोत आणि जेव्हा जेव्हा दिल्ली संकटात असते त्यावेळी मराठी माणूस हा दिल्लीच्या मदतीला येतो। आपल्याला माहिती आहे दिल्लीचेही तख्त राखीतो महाराष्ट्र महाराज आणि म्हणून आज ज्यावेळी दिल्लीमध्ये एक कुशासन आपल्याला पाहायला मिळत आहे, एक भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार यांनी भरलेलं शासन आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि ज्यावेळी देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींनी बदलाचा नारा दिलाय, बदलाचा आता परिवर्तनाचा नारा दिलेला आहे, आपदा नहीं सहेंगे हा नारा दिलेला आहे, त्यावेळी माननीय मोदीजींच्या नाऱ्याला पहिला प्रतिसाद जर कोणी देईल तो माझा मराठी माणूस देईल हा माझा मराठी। मी नुकतंच पानिपतला जाऊन आलो आणि आपल्याला पानिपतचा इतिहास माहिती आहे की पानिपतची लढाई याकरता झाली होती की अहमद शाह अब्दाली ज्यावेळेस भारतावर चालून आला होता आणि भारतावर चालून आल्यानंतर अहमद शाह अब्दालीने ज्यावेळेस दिल्लीवर राज्य करण्याचा मनसुबा तयार केला त्यावेळी दिल्लीच्या तेव्हाच्या मुघल साम्राज्याने मराठ्यांना पत्र लिहून मदत मागितली आणि सांगितलं दिल्ली वाचवण्याकरता तुम्ही या ठिकाणी या आणि दिल्ली वाचवण्याकरता मराठे त्या काळामध्ये या ठिकाणी आले होते आणि त्यावेळी मराठ्यांची फौज ही अहमद शाह अब्दालीने बघितली त्यावेळी अहमद शाह अब्दालीने पहिल्यांदा तहाचा लखोटा पाठवला आणि सांगितलं की सिंध पंजाब आणि मुलतान हे तीन माझ्या अफगाणिस्तानचे किंवा माझ्या राज्याचे भाग आहे असं जर तुम्ही मान्य केलं तर उरलेला संपूर्ण भारत हा मराठ्यांचा आहे असं मी मान्य करून या ठिकाणी जाईल अशा प्रकारचा तहाचा लखोटा त्यांनी पाठवला होता। तर मराठे कधीही स्वतःचा विचार करणारे नव्हते। छत्रपती शिवरायांनी मराठी माणसाला वैश्विक विचार करायला शिकवलं होतं त्यामुळे मराठ्यांनी त्यांना सांगितलं की अटकेपर्यंत राज्य हे हिंदवी स्वराज्य आहे त्यामुळे काही झालं तरी मुलतान पंजाब आणि सिंध तुला देणार नाही आणि म्हणून या ठिकाणी पानिपतची लढाई मराठे लढले। पानिपतच्या लढाईमध्ये जरी पराभव झाला तरी 10 वर्षामध्ये पुन्हा एकदा महाजी शिंदेच्या नेतृत्वात दिल्ली जिंकण्याचं काम हे मराठ्यांनी करून दाखवलं। हा इतिहास मराठ्यांचा आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज पुन्हा एकदा ज्यावेळी ही दिल्ली तिथल्या कुशासनामुळे कुप्रशासनामुळे संकटामध्ये आहे, ज्यावेळी देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत तयार करतायत आणि विकसित भारतामध्ये भारताची राजधानी जर अविकसित राहिली, भारताची राजधानी हीच जर झुग्गी झोपडीने भरलेली राहिली, भारताची राजधानी हीच जर प्रदूषित राहिली आणि ज्या आमच्या पवित्र नद्या आहेत त्यातली आमची यमुनाजी ही अशीच प्रदूषित राहिली तर विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही। आणि म्हणून विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर दिल्लीचं सरकारही मोदीजींच्या हातीच आपल्याला द्यावं लागेल। ते मोदीजींच्या हाती गेलं तर निश्चितपणे हे परिवर्तन होताना आपल्याला दिसेल। आज आपण पाहतोय गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची आश्वासनं दिली होती, खोटं बोल पण भेटून बोल अशा प्रकारचं जे सरकार आपल्याला पाहायला मिळालं। खरं म्हणजे मी तर नेहमी असं म्हणतो की ऑलिम्पिकमध्ये एक स्पर्धा खोटं बोलण्याची आणि एक स्पर्धा भ्रष्टाचाराची ठेवली, दोन्ही पक्ष हे दिल्लीच्या आपच्या सरकारला आणि आपच्या नेत्यांना जातील अशा प्रकारे बेमालूमपणे खोटं बोलायचं। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री
जेल में जाता है उस पर आईपीसी के गंभीर चार्ज लगे, पीएमएलए भी लगा है, सिसोदिया पर भी शराब का इल्ज़ाम है, जैन पर भी आरोप है, ओखला से आपके मौजूदा विधायक हैं उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। वे जेल जाते हैं और ऐसे बाहर आते हैं जैसे कोई ससुराल गया हो। आखिर इनके पास कौन सी जादू की झड़ी है जो हमारे एआईएमआई उम्मीदवार शिफा और रहमान के पास नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है, मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे, 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तलब में आपके दरमियान में आकर कह रही है तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? अगर सिसोदिया के घर वाले परेशान हैं तो क्या सिसोदिया, केजरीवाल और यहां के घर वालों की परेशानी शिफा और ताहिर हुसैन की तकलीफ से ज्यादा हो सकती है? क्या दोनों इंसान नहीं हैं? ये बात आपको गौर करना पड़ेगा। इंसाफ सबसे होना चाहिए। यहां मुकदमा चलता नहीं है, वहां मुकदमे की हियरिंग हो जाती है, यहां पर टाइम पे टाइम लिया जाता है, वहां पर बेल पे बेल दी जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस ने क्यों दिया शिफा को। अरे याद रखो, अगर चुनाव फिर होगा फिर शिफा को देंगे, या जो जेल में बैठा है वो मजलूम है तो उसको टिकट देंगे। ये मजलिस की पॉलिसी है। हम चाहते ही हैं कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब की बार ओखला से शिफा को आपको कामयाब करना है। इसलिए कामयाब करना है कि एक पैगाम देना है उन वक्त के फिरौनों को कि तुमने जुल्म किया, तुमने ऐसे कई नौजवान बच्चे और बच्चियों को जेल में डालकर उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। वो मासूम बच्चे ताहिर हुसैन आज वापस आए। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे
उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि असद साहब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं, तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा, तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं।